हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और हमने पहले से ही इस बात की आपको जानकारी दे रखी है कि ये जो क्लास है, जो आधुनिक भारत के इतिहास का जो ये चैप्टर चल रहा है, यानी यूरोपियनों का भारत में आगमन, इसका पूरा वीडियो मैं पब्लिक डोमेन में डालूंगा। लेकिन इसके बाद फिर जो सारे क्लासेस होंगे वो फिर जो पेड बैच है उसी के अंतर्गत दिए जाएंगे और वही बच्चे देख पाएंगे जो कि वास्तव में उन्होंने जो एडमिशन लिया है। इसलिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। और शुरुआत में जब वीडियो स्टार्ट होता है तो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर जो है बातचीत कर सकते हैं, उससे संवाद स्थापित कर सकते हैं, आप इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आप एक सिस्टमेटिक अध्ययन चाहते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा जो एक्सपेंस करना पड़ता है और जो उस एक्सपेंस को हम सब बियर भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हमने आपको बैकग्राउंड समझाया था दो वीडियो में, यूरोपियनों के भारत में आगमन, और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में विस्तार से चर्चा की थी। तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद हिंदुस्तान में जिसका आगमन हुआ यूरोपीय कंपनियों में वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और हमने पहले भी ये मैप बनाया था और यहां पर हमने आपको बताया था कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं या यूरोपियनों के जो आगमन का जो क्रम रहा उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, इसके बाद डच आए, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद डेनिश और इसके बाद फ्रांसीसी। तो PDEDF है, ये हमने आपको पुर्तगाली वाले वीडियो में भी बताया। फिर से एक बार बता रहा हूं कि पुर्तगाली ये जो है ये आगमन का क्रम है, ये आगमन का क्रम है, ना कि इससे संबंधित जो कंपनी है उसकी स्थापना। आपको पता होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1602 ईस्वी में। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है कि वो 1600 में ही हो गई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। तो अगर आप हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, अगर स्थापना के क्रम में देखा जाए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में जहां तक आगमन का सवाल है तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आई, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में ही मसूलीपट्टनम में वो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं। और ये जबकि हम पुर्तगाली की बात करें तो ये 1498 में ही आ गया। और इसके 100 साल के बाद, यानी कि 1500 से 1600 के बीच अगर देखा जाए तो लगभग 100 वर्षों तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है एक प्रकार से मोनोपोली रही। ठीक है, एक प्रकार से मोनोपोली रही किसकी? पुर्तगाली की। लगभग 100 सालों तक भारतीय व्यापार पर उसका एक प्रकार से उसका मोनोपोली जो है बना रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अगर ये जो क्रम हम आपको बता रहे हैं ये आगमन का क्रम है, ना कि इन सारी कंपनियों की स्थापना का क्रम। अगर स्थापना की क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये डच इधर चले जाएंगे और इंग्लिश इधर आ जाएगी। तो पहले पुर्तगाली कंपनी आई, फिर जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी कंपनी। अब हमें बात किसकी करनी है? डच की। इसके पहले हमने किसके बारे में बताया? पुर्तगाली के बारे में। और इसी तरह से बारी बारी से अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात करते हैं तो ये डच जो है वो कौन थे? ये नीदरलैंड, तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड। नीदरलैंड ये है। नीदरलैंड के जो निवासी हैं उन निवासियों को क्या कहा जाता है? उन्हीं निवासियों को क्या कहा गया? नीदरलैंड, या इसे ही हॉलैंड कहा जाएगा। हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं उन निवासियों को ही किस नाम से पुकारा जाता है? डच। ठीक है, डच के नाम से पुकारा गया। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हिंदुस्तान में जिसका आगमन हुआ था वो कौन सी कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कुछ बातें समझना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। उसका जो मूल नाम था वो वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे डी कंपनी, यानी कि वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे डी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था। वो नीदरलैंड
नीदरलैंड की कंपनी थी, उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। उसकी जो आरंभिक पूंजी थी वो 65 लाख गिल्डर, गिल्डर ये ध्यान रखना है, नीदरलैंड की करेंसी आज भी गिल्डर कहलाती है। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो आरंभिक पूंजी था वो 65 लाख गिल्डर था। और नीदरलैंड की जो कह सकते हैं कि संसद स्टोटिन जनरल ने इसे पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य यूरोपीय कंपनियों से इस रूप में भिन्न थी कि अन्य यूरोपीय कंपनियां जहां हिंदुस्तान के अंदर, ध्यान ये रखना है कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थी वो हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करना चाहती थी और इसके लिए केरल के क्षेत्र वगैरह में या हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अपना दबदबा स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो ये यहां से चलकर ये आए और ये पहुंच गए कहां पे, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, सुलावेसी, पापुआ न्यूगिनी, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो क्या है कि वहां पर पहुंच गए। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा इस बात को रहा है कि वो जो है अन्य यूरोपीय कंपनियों का इंटरेस्ट जहां भारत में था, इसका इंटरेस्ट जो है वो कहां पे था, साउथ ईस्ट एशिया के मसालों के व्यापार में। लेकिन जब ये साउथ ईस्ट एशिया के मसालों के व्यापार में जब वहां पे वो पहुंचा व्यापार करने के लिए, तो वहां पर इस बात की जानकारी मिली कि केरल के ये जो है यहाँ पे ये कोरोमंडल जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो ये हिस्सा है, ये कोरोमंडल का क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर क्या हुआ, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसे ये पता चला कि कोरोमंडल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले सूती वस्त्र की यहां पर भारी मांग है, ठीक है, भारी मांग है। और उस भारी मांग को देखते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि अगर हम यहां पर अपना दबदबा स्थापित करके यहां के सूती वस्त्र को प्राप्त कर ले, तो उस सूती वस्त्र को यहां पर ले जाकर उसके बदले में मसालों को प्राप्त करके यूरोप के बाजारों में बेचकर दोहरा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसलिए यह ध्यान रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्राइम मोटिव जो था वो भारत के साथ व्यापार करने का नहीं था, बल्कि वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जो है मसालों का व्यापार, देखिए ध्यान रखिए, केरल के मालाबार क्षेत्र में भी मसालों का प्रोडक्शन होता था, श्रीलंका में भी मसालों का प्रोडक्शन होता था। इसी प्रकार साउथ ईस्ट एशिया जो आज इंडोनेशियाई द्वीप समूह है जिसमें जावा, सुमात्रा, कालीमंतान, सुलावेसी, ये सब जो है वो क्या है कि द्वीप आते हैं, उन सारे द्वीपों में भी मसालों का प्रोडक्शन होता था। लेकिन क्या था कि जो और सारी कंपनियां थी उसका मुख्य इंटरेस्ट भारत के साथ था और साउथ ईस्ट एशिया चले जाते थे, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र नहीं होता था। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बजाय वो शुरुआत में गई कहां, वो गई थी साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में। और जब साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में गए तो वहां पर उसे यह पता चला कि भारत का जो कोरोमंडल क्षेत्र है, इस कोरोमंडल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले जो सूती वस्त्र हैं, उस सूती वस्त्र की यहां के बाजारों में भारी मांग है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह डिसाइड किया कि अगर हम यहां से सूती वस्त्र को प्राप्त करके यहां के बाजारों में बेचें और उससे प्राप्त धन से मसालों को खरीदकर यूरोप के बाजारों में बेचें, तो हम दोहरा लाभ कमा सकते हैं। और यही सोचकर फिर क्या हुआ कि वो 1605 ईस्वी में हिंदुस्तान आता है और इसी कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित, ठीक है, इसी कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित, ध्यान रखना है, देखना मैप के थ्रू बताना चाहता हूं, ठीक है, कि इसी कोरोमंडल क्षेत्र में स्थित जो है ये मसूलीपट्टनम जो है, ठीक है, इस मसूलीपट्टनम पर उसने अपनी फैक्ट्री जो है लगाई थी 1605 ईस्वी में। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि मसूलीपट्टनम केवल ये मत समझिएगा कि वो फैक्ट्री केवल और केवल जो है वो क्या है कि डचों की होगी, यहां पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी, ठीक है, यहां पर अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी, यहां पर फ्रांसीसियों की भी फैक्ट्री रहेगी। तो किसी एक क्षेत्र में किसी एक कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना का मतलब यह मत समझिएगा कि दूसरी कंपनी की फैक्ट्री वहां पे स्थापित नहीं हो सकती है। वहां पे एक ही जगह पे भिन्न भिन्न कंपनियों की फैक्ट्री जो है वो क्या है कि लगा करती थी। तो यहां पर साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में था और ये पहुंच गया कहां पे, यहां पे मसूलीपट्टनम में। और इस मसूलीपट्टनम में
तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की और जो है हिंदुस्तान के अंदर डचों की यह पहली फैक्ट्री जो है वो क्या है कि मानी गई। तो क्यों डच यहां पे आई ये समझ में आ गया कि इसका जो है भारत में आगमन का उद्देश्य मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित नहीं करना था, बल्कि कोरोमंडल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले जो सूती वस्त्र थे उस सूती वस्त्र को प्राप्त करना था, ताकि उसे साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों में ले जाकर वहां पर उसे बेचकर बदले में मसालों को प्राप्त कर यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचना, यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था। और इसकी वजह से यह ध्यान रखिएगा कि यह कोरोमंडल क्षेत्र का जो सूती वस्त्र था वो इतना प्रसिद्ध हुआ, इसका निर्यात, कि ये कहा जाता है कि भारत के कोरोमंडल क्षेत्र में उत्पादित होने वाले सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, डचों को जाता है। यानी कि डच वो पहले ऐसे विदेशी या यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के सूती वस्त्र जो कोरोमंडल क्षेत्र में जिसका प्रोडक्शन होता था उसको निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाया। और ये बाद में इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ये कोरोमंडल क्षेत्र जो है वो व्यापारिक गतिविधियों का इतना बड़ा केंद्र बना, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसे साउथ ईस्ट एशिया के व्यापार का दाहिना हाथ कहकर पुकारा जाने लगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो तथ्य है जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो एक बार फिर से इन नटशेल समझे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की कंपनी थी, उसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, उसका मूल नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडीशे डी कंपनी थी, और उसका जो है उसकी आरंभिक पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। और नीदरलैंड के पार्लियामेंट स्टोटेन जनरल ने उसे पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटिव था वो मोटिव हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने का नहीं था, बल्कि वो साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में अपना पांव जमाना चाहता था। इसलिए वहां पे बंटम, वहां पे बटाविया, ये सब ऐसे क्षेत्र थे, वहां पर उसने जो अपना दबदबा स्थापित किया। और वहां पर बाद में अभी मैं बताऊंगा, वहां पर अम्बोयाना हत्याकांड के नाम से भी एक बहुत ही फेमस जो मैसेकर हुआ था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसी को अगर हम आगे समझे, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इससे रिटेन जो बातें, लिखी हुई बातें वो समझ लें कि पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस, ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका मूल नाम याद रखना है कि वेरिंगदे ओस्ट इंडीशे डी कंपनी थी, वेरिंगदे ओस्ट इंडीशे डी कंपनी। यहां पर एक कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि अगर हम पोर्टुगीज की बात करें, ठीक है, अगर पोर्टुगीज की बात करें तो इसका जो सामुद्रिक साम्राज्य था वो क्या कहलाता था? एस्टाडो डी इंडिया, ठीक है, इसे एस्टाडो द इंडिया कहा गया, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये ध्यान रखना कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल नाम है, मूल नाम है वेरिंगदे ओस्ट इंडीशे डी कंपेनी, ठीक है, पीडी। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाएगी, इंग्लिश कंपनी, तो इंग्लिश कंपनी का जो मूल नाम था वो था द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। जो अलग से आगे जब पढ़ाते जाएंगे तो वहां पर भी मैं अलग से बताता जाऊंगा, लेकिन एक जगह अगर आपको समझना है,
और वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी समझना जरूरी है कि जब हम पुर्तगाली की बात करते हैं तो इसका जो सामुद्रिक साम्राज्य है वो एस्टाडो द इंडिया कहलाता है। ठीक है, जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो इसका जो मूल नाम है वो मूल नाम है वेरिंग द ओस्ट इंडिशेडी कंपनी। जब हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही हम शॉर्ट में कहें, लेकिन उसका मूल नाम जो था वो था द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम फ्रांसीसी फ्रेंच कंपनी की बात करें तो जो फ्रेंच कंपनी है ना, इस फ्रेंच कंपनी का जो मूल नाम था वो था कंपनी डी, इसका हो जाए सीओफ्रा कंपनी डी ओरिएंटल्स, सीओफ्रा कंपनी डी इंडी से डी कंपनी, ये हो गया वेरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी। और फ्रेंच का हो गया सीओफ्रा वॉइस सी डी हो गया सीओफ्रा कंपनी डी इंडिस ओरिएंटल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जो है मूल नाम। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह भी याद रखना है कि वेरिंग द ओस्ट इंडीज डी कंपनी किसका मूल नाम था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी डी इंडीज जो है वो क्या है, किसका नाम था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका मूल नाम वेरिंग द ओस्ट इंडीशे डी कंपनी थी। ठीक है, यहां पे स्पेलिंग भी लिखा है। और डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता है। उसकी राजधानी एम्स्टर्डम और उसकी करेंसी जो है वो क्या है कि गिल्डर था। आपको पता होगा कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और आपको ये भी पता होगा कि दुनिया के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे, द हेग। और द हेग भी नीदरलैंड का, लेकिन नीदरलैंड की राजधानी वो नहीं है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग है जो कि नीदरलैंड में ही स्थित है। तो राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाएगा, गिल्डर हो जाएगा। ठीक है, इस कंपनी की स्थापना जैसे कि हमने बताया 1602 ईस्वी में की गई। इस कंपनी को डच पार्लियामेंट स्टोटेन जनरल के द्वारा पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। और इसकी आरंभिक जो पूंजी थी वो कितने लाख गिल्डर की थी, 65 लाख गिल्डर की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए डचों का उद्देश्य जो हमने आपको बताया कि डचों का उद्देश्य क्या था, केवल व्यापार वृद्धि का था। पुर्तगालियों के समान अरब से लोगों का व्यापार नष्ट कर ईसाई धर्म की वृद्धि करने का और नवीन प्रदेश जीतकर अपने साम्राज्य विस्तार करने का नहीं था। यही कारण था डचों ने भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कभी भी गंभीर रूप से हस्तक्षेप नहीं किया था। ठीक है, जो थोड़ा बहुत हुआ वास्तव में क्या था कि डच का थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुआ भी, और वो इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ था कि जब ये कहा जाता है कि मीर जाफर जब अंग्रेजों के शोषणकारी गतिविधियों से परेशान हो गया तो बंगाल में जो चिनसूरा, जो डचों की गतिविधियों का केंद्र था, उस चिनसूरा स्थित डच से संपर्क किया, उसके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहा। इसी में क्या है कि अंग्रेजों को इस बात की भनक लगी और फिर 1759 एडी में फिर एक वेदरा का युद्ध होता है और उस वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो ये थोड़ी बहुत कुछ घटनाएं थी जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ, डचों से रिलेटेड हुआ, और उसमें वेदरा का युद्ध बहुत फेमस है, बहुत बार सवाल पूछा गया। और ये वेदरा का युद्ध डचों और अंग्रेजों के बीच हुआ और अंग्रेजों ने डचों को इसमें निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि डचों का उद्देश्य केवल व्यापार वृद्धि का था, पुर्तगालियों के समान अरब से लोगों का व्यापार नष्ट कर ईसाई धर्म की वृद्धि करने का और नवीन प्रदेश जीतकर अपने साम्राज्य विस्तार करने का नहीं। यही कारण था डचों ने भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, इसके बाद देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की एक महत्वपूर्ण विशेषता अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में क्या थी, यही हमने आपको बताया। वो ये थी कि उसकी दिलचस्पी भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मसालों के व्यापार पर अधिक थी। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मसालों के व्यापार पर अधिक थी। 1602 ईस्वी में
ठीक है, डच जहाजी बेड़े ने पुर्तगालियों को बंटम के निकट, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में उसका जो है प्रभाव स्थापित करने का इरादा था। तो इसलिए क्या हुआ कि वहां पे साउथ ईस्ट एशिया में बंटम हो गया, इसी प्रकार उधर मलक्का, बटाविया, इन सारे क्षेत्रों पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। तो इसलिए सबसे पहले पुर्तगालियों को बंटम के निकट परास्त किया और मलक्का द्वीप समूह को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद जावा द्वीप के बटाविया नामक स्थान पर भी 1619 ईस्वी में डचों को अपनी बस्ती बनाने में सफलता मिली, जो उनकी व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र बना। तो इसलिए यह ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में डचों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो क्या हो जाएगा, बटाविया, ठीक है, और वही उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था और वहीं से वो अपने व्यापार को जो है वो संचालित करता था। भारत के कोरोमंडल में प्रवेश कैसे हुआ, ये सब देखिए, सब हमने अलग से हेडिंग डाला, हमने शुरू में समझा दिया, तो मेरे हिसाब से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों को इस बात की जानकारी हुई कि भारत के कोरोमंडल तट पर उत्पादित सूती वस्त्रों की वहां पर बहुत ही मांग है। डचों ने तब मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, ठीक है, क्योंकि वे कपड़ा निर्यात व्यापार को अधिक लाभप्रद समझते थे। दूसरे शब्दों में डचों का भारत में आगमन और भारत में डच बस्तियों की स्थापना प्रायद्वीपीय आवश्यकताओं का प्रतिफलन था, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद डचों को इस बात की जानकारी हुई कि कोरोमंडल तट पर उत्पादित सूती वस्त्रों की वहां पर बहुत ही मांग है, तो इसी वस्त्र को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान आया और तब जाकर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में वो अपनी फैक्ट्री की स्थापना करेगा, ठीक है। यहां पे देख लिए, द्वीप समूह के मसालों का गुजरात और कोरोमंडल के तटवर्ती प्रदेशों में उत्पादित वस्त्रों के साथ विनिमय किया जाता था। इस प्रकार भारत के सूती वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली अन्य वस्तुओं में नील है, शोरा और बंगाल का कच्चा रेशम था, ठीक है। इसके बाद देखिए, बंगाल में उसकी गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था, यहां पर एक चीज जो है वो क्या है कि मिस है, ठीक है, कि आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में पहली फैक्ट्री किसकी, डचों की, ठीक है। ये कहां पे, 1605 और कहां पे, मसूलीपट्टनम में, और ये कहां पे, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसी को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, ठीक है। और बंगाल में चिनसूरा उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। चिनसूरा में डचों ने जिस किले का निर्माण किया उसे गुस्तावुल का किला कहा जाता था। सूरत और कालीकट पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1689 ईस्वी तक डच कंपनी का शासन पुलिकट से होता था, परंतु इसके बाद उसके स्थान पर नेगापट्टनम उसकी गतिविधियों का केंद्र बन गया, ठीक है। ये सब कुछ तथ्य है, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए, नक्शे की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिएगा कि ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये जो झंडा देख रहे हैं, ये झंडा जो है वो किसका प्रतीक है, ये झंडा प्रतीक हो जाएगा आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में देखिए, यहां पे है चिंसूरा दिखा रहा है, चिंसूरा बंगाल में, और वहां पे 1653 में डचों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिएगा, अगर हम कोरोमंडल क्षेत्र में बात करें तो मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उसने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम इधर देखें तो यहां पर पुलिकट जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में, पुलिकट उसकी गतिविधियों का मुख्य मतलब केंद्र था, ठीक है। इसी प्रकार जो है नेगापट्टनम हो गया, ठीक है। नेगापट्टनम इधर जो है श्रीलंका वगैरह जाफनाफना का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर आए तो इधर भी जो है कोचीन के क्षेत्र में थोड़ा सा उसका प्रभाव जो है वो क्या है कि था। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जब सवाल आपसे पूछा जाए डचों की बंगाल में गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या था, चिंसूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में कोरोमंडल क्षेत्र में मसूलीपट्टनम हो जाएगा। इसके बाद पुलिकट हो गया, इसके बाद नेगापट्टनम हो गया। ये सब उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। और अगर भारत के बाहर श्रीलंका की बात करें तो जाफना, उधर बटाविया वगैरह का जो क्षेत्र है वो उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तो इसलिए बंगाल
में चिनसूरा उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। चिनसूरा में डचों ने जिस किले का निर्माण करवाया था उसे गुस्तावुल का किला कहा जाता था। सूरत और कालीकट पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 1689 1689 एडी में एडी तक डच कंपनी का शासन पुलिकट से होता था। ठीक है, डच का शासन जो है वो कहां से होता था? पुलिकट से। बाद में कहां पे चला गया? नेगापट्टनम। यहां से खिसक कर कहां चला जाएगा? नेगापट्टनम में। ठीक है, तो वहां पे जो है 1689 तक डच कंपनी का शासन पुलिकट से होता था, परंतु इसके बाद इसके स्थान पर नेगापट्टनम उसकी गतिविधियों का क्या हो जाएगा? केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये जो है एक नक्शा है, आप देख सकते हैं विकिपीडिया में। अगर आप सर्च करोगे यूरोपियन सेटलमेंट इन इंडिया तो आपको वहां पर ये दिख जाएगा, इसलिए हमने कट से लिख दिया विकिपीडिया। ठीक है, अब देखना है अम्बोयाना हत्याकांड, डच अंग्रेज संघर्ष। ठीक है, आपको पता है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में वो हिंदुस्तान आ गया और 1608 में अंग्रेज भी आ गए। तो अंग्रेज और डचों के बीच संघर्ष लाजमी था, इसलिए डच अंग्रेज संघर्ष का प्रारंभ 1623 ईस्वी में हुआ अम्बोयाना इंडोनेशिया के क्षेत्र में। ठीक है, इस विवाद का कारण यह था, इस विवाद का कारण यानी अम्बोयाना हत्याकांड, ध्यान रखिएगा बहुत फेमस है, डचों से जुड़ा हुआ है। और इसका कारण क्या था कि अम्बोयाना के डच गवर्नर ने अंग्रेज एजेंट टावरसन और उसके साथियों को इस संदेह पर गिरफ्तार कर लिया कि वे डचों की कोठियों पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जो डच थे, जो साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में पहले से ही अपना दबदबा कायम कर रखे थे, लेकिन जब अंग्रेज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब पूर्वी देशों में आने लगी तो एक तो भारत में भी जाती थी और साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में भी जाते थे। तो ये जब अंग्रेज वहां पे गए साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, तो डच जो थे, पहले तो पुर्तगाली को भगाया था डचों ने, उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि डच के साथ जब अंग्रेज जो जब वहां पहुंचे तो डच और अंग्रेज के बीच का संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। और डचों ने क्या किया कि जो अंग्रेज एजेंट जो टावरसन था और उसके अंग्रेज जो और भी साथी थे, उन पर यह आरोप लगाया कि वो जो है डचों की जो साउथ ईस्ट एशिया में जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को वो छीनने आया, उस पर अपना प्रभाव स्थापित करने आया है। ठीक है, वे डचों की कोठियों पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजों ने अपने को निर्दोष बताया, लेकिन डचों ने अंग्रेज और 10 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। ठीक है, ये जो पिक्चर्स है इसका कटसी है amboyana.org। ठीक है, ये अम्बोयाना का ही जो है वो क्या कि दिया हुआ, हमने अम्बोयाना जब डाला मैसेकर तो वहां पर ये तस्वीर मिला, हमने कटसी लिख दिया। मैं इसको जो है थैंक्स करूंगा amboyana.org जिसमें ये तस्वीर हमें प्राप्त किया। ठीक है, तो 10 जापानियों का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया, इसे ही अम्बोयाना दुर्घटना। तो ये अम्बोयाना जो है ना वो कहां पे था? इंडोनेशिया, ये ध्यान आप रखना है। ठीक है, इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो गया, अम्बोयाना दुर्घटना के नाम से जाना गया। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या होगा? वेदरा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट इससे संबंधित तथ्य है कि ये वेदरा का युद्ध जो है, ये वेदरा कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों का, ठीक है, डच वर्सेस अंग्रेज के बीच जो ये युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध, ठीक है, वो जो है वो क्यों हुआ? हमने आपको बताया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का पतन हुआ और मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना और वो 1757 से 60 के बीच में रहा। नवाब किसने बनाया? कलाइब ने बनाया, यानी कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब ऐशो आराम करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अपने हितों की पूर्ति करने का एक माध्यम बनाने के लिए उसको वहां पे बनाया। और उसने मीर जाफर के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में ऐसी लूट मचाई कि मीर जाफर एकदम परेशान हो गया। मीर जाफर खुद परेशान हो गया, उसे लगने लगा कि उसने बहुत भयंकर गलती कर दी है। तो उसने क्या किया? बंगाल स्थित जो डच थे उन डचों से मिलकर वो क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ वो षड्यंत्र रचने लगा। तो जब अंग्रेज को पता चला तो अंग्रेज ने क्या किया? सबसे पहले डच को इसी वेदरा के युद्ध में पराजित किया और तब 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। इसलिए वेदरा का युद्ध जो है ना बहुत ही
महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में भी बात समझ लीजिए कि अगर हम बेदरा का युद्ध की बात करें, बेदरा का युद्ध ये हो जाएगा कब? 1759। कहां पर हुआ? वेस्ट बंगाल में। और किसके किसके बीच हुआ? डच वर्सेस इंग्लिश कंपनी, जिसमें डच क्या हुआ? पराजित हुआ, पराजित हुआ। ठीक है। इसी तरह से एक युद्ध है वांडीवाश का युद्ध। ये सब अलग से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वांडीवाश का युद्ध 1760, और ये कहां पे? तमिलनाडु, तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में है, वांडीवाश का युद्ध है। और ये किसके किसके बीच हो जाएगा? इंग्लिश वर्सेस फ्रांसीसी। और इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसी पराजित हुए। और एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये 1759 है, 1760, तो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। 1759 में बेदरा का युद्ध, अंग्रेज जीत जाता है। 1760 वांडीवाश का युद्ध, अंग्रेज जीत जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने विजय हासिल करने के बाद बंगाल पर जो अपना प्रभाव स्थापित किया और वहां की संसाधनों की लूट से अपनी सेना को इतना ताकतवर बना लिया कि तब जाकर उसने बेदरा के युद्ध में डचों को और वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो इसलिए ये जो युद्ध है ना, दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बार सवाल जो है पूछा जा चुका है। तो बेदरा का युद्ध अंग्रेजों व डचों के बीच संघर्ष का अंत 1759 एडी के बेदरा के युद्ध में हो गया, जिसमें कर्नल फोर्ड, ये सवाल भी पूछा गया किसके नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। और हमने आपको बताया था, जैसे देखिए बेदरा का युद्ध 1759, इस समय तक देखिए क्या था कि 1498 यानी 1500 से 1600 के बीच में पुर्तगाली थे, लेकिन जब अंग्रेज डच आए तो पुर्तगाली क्या किया? वो गोवा दमन द्वीप तक सीमित हो गए। तो पुर्तगालियों से अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद हमने आपको बताया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तक सीमित कर लिया था, इसलिए अंग्रेजों को इससे भी कोई तकलीफ नहीं होनी थी। तो अंग्रेज को अब जो है मुकाबला जो करना था वो डचों से और फ्रांसीसियों से करना था। तो डचों को 1759 के बेदरा के युद्ध में पराजित कर दिया और वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, और इस सब को जो है मार्केट से खदेड़ दिया। तो पुर्तगाली गोवा दमन द्वीप तक सीमित हो गए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया। बच गए डच और फ्रांसीसी, डचों को यहां पर पराजित कर दिया, फ्रांसीसियों को वांडीवाश के युद्ध में। तो इस तरह से क्या हुआ कि वांडीवाश के युद्ध में जब अंग्रेज जीत गए तो इसके बाद अब हिंदुस्तान के अंदर अन्य जो यूरोपीय कंपनियां उसके साथ व्यापार हिंदुस्तान में कर रही थी, अब वो उसके मुकाबले में कहीं नहीं टिकता था। और इस प्रकार एक तरह से समझ जाइए भारत के व्यापार पर एक समय जहां पुर्तगालियों की मोनोपोली थी, 1760 के वांडीवाश के युद्ध के बाद आप ये कह सकते हो कि भारत के व्यापार पर मोनोपोली किसकी हो गई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद आपको पता है प्लासी युद्ध में जीत चुका था, और 1760 में वांडीवाश का युद्ध हो गया, स्थानीय शक्तियों से मुकाबला प्रारंभ हुआ। इसके बाद आप देखिएगा 1764 का बक्सर युद्ध होता है। इसके बाद देखिएगा 1767 से 69, 80 से 84, 1790 से 92 और 1799, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। इसी प्रकार 1775 से 82, 1803 से 6 और 1818 में जो है 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, और सब में विजयी बनकर निकलता है, और फिर अंग्रेज धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लग जाते हैं। तो फिलहाल आज के क्लास में डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड ये जो बातें हैं ये हमने आप प्रदान किया, आपको जानकारी दी। और अब आने वाले समय में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें जिक्र होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो डच के बाद हिंदुस्तान के अंदर आए। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।